These are electrochemical composition measurement, which is pH measurement, then analytical technique that is chromatography. pH मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले जो हम लोग केमिस्ट्री लैब्स में हम लोगों ने देखा हुआ था, वो एक पीएच पेपर होता था येलो कलर का, उसको हम डिप करते थे, वो कलर चेंज करता था, कलर चेंज करने के बाद हम उसको एक स्पेक्ट्रम जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है उससे मैच कराते थे, और एक हमें एक आइडिया मिलता था कि इसका सोल्यूशन का पीएच क्या है, या वो ऑरेंज कलर का हो जाता था या वो पर्पल कलर का हो जाता था, दो आपके पास रेंज होती थी। तो इस तरह से हम लोग पता करते थे कि मटेरियल की पीएच क्या चल रही है। 10 सेकंड का नहीं, एक नया मैसेज में रिसीव हुआ एचईसी की तरफ, मतलब एक स्टूडेंट ने सेंड किया है कि एचईसी ने कुछ डिसाइड कर लिया है। लेट अस सी क्या डिसाइड किया है, बाद में देखेंगे। ओके, पीएच मेजरमेंट। बट अब हमारे पास जो पीएच मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हुई हैं। हम लोग कन्वेंशनल इक्विपमेंट से हम लोग आगे मूव कर चुके हैं। अब पीएच में एक्चुअली होता क्या है, पीएच में पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं, हाइड्रोजन इज प्लस आइन। तो एक्चुअली हम लोग आपको जैसे वो पिछले लेक्चर में बताया, अभी स्लाइड में बताया था कि जितने पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ऐसी है गाइस। तो हम लोग एक स्पेसिफिक वोल्टेज सेंड करते हैं इस प्रोब के थ्रू, जो चेक करती है कि सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है। वो कंडक्टिविटी मेजर होती है आपके पास किस वक्त एसिडिटी कितनी है इक्विपमेंट की। पीएच इन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसेस मेजरमेंट। इसको हम अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम इनलाइन असेंबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन गुजर रही है, उस पाइपलाइन के अंदर एक प्रोब इंसर्ट कर दें, तो वो हमें हर वक्त उसकी पीएच बताती रहेगी कि इस वक्त पाइपलाइन के अंदर पीएच इस सोल्यूशन की कितनी चल रही है। और पीएच का मतलब एसिडिटी कितनी है, बेसिडिटी कितनी है, कॉम्पोजिशन कितनी, सब पता चलता रहेगा हमें। pH control is necessary in some industries to ensure product quality, whereas in other reducing corrosion and scaling in plant equipment is vital and is aided by pH control. अच्छा, अगर पाइपलाइन के अंदर आपके पास पॉजिटिव साइन इंक्रीज हो गया है तो इट मीन उसके अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो गई है। और पाइपलाइन जो आमतौर पर हमारे पास आयरन के बने होते हैं या आयरन मिक्स अलॉय होती है, उसके ऊपर अगर एसिड अटैक हो जाए तो वहाँ पे कोरेजन स्टार्ट हो जाते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कभी आप लोग पानी की पाइपलाइन जो हमारे पास घरों में होती है, कभी नलका चेंज करवाना हो तो चेक करें, तो आपको पता चलेगा एक लंबी लेयर होती है जो कि कोरियन के अंदर हुई होती है, जो हमें सामने तो नजर नहीं आती है बिकॉज सामने उन लोगों ने क्रोम कोटिंग की होती है, बट इन साइड आपके पास जो आयरन है वो उस पर कोरियन हो रही होती है। The equilibrium and kinetics of many reactions are pH dependent and thus require concentration pH measurement. कई मतलब ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन होता है जो pH बेस होते हैं, और अगर हमारे पास pH डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे पास तमाम प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। Also, environment is another very important area for which pH control is very essential, either for checking quality of water for use or for discharging wastewater within regulated limits. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये देख लें आप लोग। सोल्यूशन बीइंग टेस्टेड को हम लोग एक रेफरेंस सोल्यूशन के अगेंस्ट चेक कर लेते हैं, जितने ज़्यादा पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर आके डिस्चार्ज होंगे उतना ही ज़्यादा इट मींस पीएच ऑफ सोल्यूशन की। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्योंकि मैं जिसकी तरफ मूव करना चाह रहा हूँ दैट इज एनालिटिकल टेक्निक, इट इज अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट था कि एक स्ट्रिप के ऊपर हम लोग 3 इंक मिक्स करके ड्रॉप लगाते थे, इनके 3 इंक रेड ब्लू एंड आई थिंक येलो 3 इंक्स होती थी, वो बॉटम पे लगाते थे। और इस जो स्ट्रिप है, जो आमतौर पे फिल्टर पेपर की स्ट्रिप होती थी, उसको हम लोग डिप कर देते थे एक सोल्यूशन के अंदर। याद है आप लोगों को एक्सपेरिमेंट होता था? एंड देन यस सर। वो लिक्विड जो था वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से इस लिक्विड को ऊपर लेके जाता था, इंक को ऊपर लेके जाता था। फिर एक मार्क आपके पास किसी मिडिल पोजीशन में आता था, एक टॉप पोजीशन में मार्किंग आ जाती थी, और एक सबसे टॉप में मार्किंग आ जाती थी। यानी कि वो जो इंक है अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, जो यहाँ पर एक मिक्सचर रखा होता था। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास जो इंक ट्रेवल करी जिस फिल्टर पेपर के ऊपर, इसका नाम स्टेशनरी फेज था, ऐसे ही है। देन आपके पास वो जो लिक्विड था जो उसको ट्रेवल ऊपर करवा रहा था, दैट इज वाज मूविंग फेज।
मूविंग फेज के वो कहते हैं हम लोग। तो मूविंग फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो अपनी कह लो कि इंटेंस वो आपस में इंट्रैक्शन की वजह से वो उतना वहां पे आकर स्टॉप कर जाता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हमारे पास है, बेसिक टेक्निक हमारे पास है। एक इक्विपमेंट ये बना हुआ है और उसके साथ ही दूसरा इक्विपमेंट यानी कि उससे सुपीरियर एक ये बना हुआ है। क्रोमेटोग्राफी एक लिक्विड की भी होती है, इसको मैं एलसी का वर्ड यूज करूंगा, और एक आपके पास गैस की भी होती है, इसको मैं जीसी का वर्ड यूज करूंगा। तो हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग लैब के अंदर एलसी भी रखा हुआ है और जीसी भी रखा हुआ है। तो आपको मैं दोनों इक्विपमेंट दिखा दूंगा। तो ये वही फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारे पास वो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट उसको लेके ऊपर में शो करता है और वो इंक अपने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो कुछ घंटों के बाद वो बिल्कुल ही एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। विजिबली हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा लिक्विड कहाँ पे था। इसमें जो टर्म यूज होती हैं, वन इज मोबाइल फेज और कैरियर, दैट इज अ सॉल्वेंट मूविंग थ्रू द कॉलम। स्टेशनरी फेज, a substance that stays fixed inside the column, जैसे आपको बताया था फिल्टर पेपर इज स्टेशनरी फेज, और जो लिक्विड्स को ट्रैवल करवा रहा है दैट इज अ मोबाइल फेज। इलिवेंट, फ्लूइड एंटरिंग द कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम का वर्ड यूज कर लिया एक्चुअली। अब वो आपको कॉलम कैसे कहना चाह रहा है आपको बताता हूँ मैं, कॉलम कैसे कहना चाह रहा है। तो इमेज है कॉलम की, कॉलम की कहता हूँ। फ्लूइड एग्जिटिंग द कॉलम, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग solution, analyze the mixture whose individual component have to be separated and analyzed। अब यहाँ पर आपको वो फिल्टर पेपर के बजाय एक कॉलम कह रहा है। कॉलम को हम लोग कहेंगे कि ग्लास का एक वेसल है, ग्लास की वेसल है जो बॉटम से ओपन है। इसके अंदर हम लोगों ने सिलिका जेल की एक लेयर बना दी है, दैट इज स्टेशनरी फेज। सिलिका जेल टोटली पूरी इसके अंदर फिल कर दी यहाँ पे। इट मीन इस कॉलम के अंदर जो सिलिका जेल है वो स्टेशनरी फेज है, कॉलम इटसेल्फ एक हॉलो ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ओके। ऊपर से हम लोगों ने एनालाइट डाला है, लोडेड ऑन टू द कॉलम। एनालाइट जो कि लिक्विड ट्रेवल करेगा, मोबाइल फेज बनाएगा, और सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। वो दोनों मूव करना शुरू करेंगे साथ साथ, और एक दूसरे के डिफरेंट लेयर्स पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देंगे। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो लेट्स सपोज सबसे लाइट कंपोनेंट या सबसे ज़्यादा हाईली ट्रैवलिंग कंपोनेंट होगा वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन कंपोनेंट, वो ग्रीन कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा। देन ब्लू कंपोनेंट एक और कॉलम बनाएंगे तो आपके पास क्या थोड़ी देर के बाद वो ट्रैवल आपको पास गिर जाएगा। तो यहाँ हमने देखा है कि कोई लिक्विड कितने टाइम के बाद इस लिक्विड में इस कॉलम में से पास आउट हो रहा है। क्या देखा है? ट्रैवलिंग टाइम ऑफ दैट कंपोनेंट। जो लाइटेस्ट कंपोनेंट होगा वो जल्दी ट्रैवल कर लेगा, जो हैवीएस्ट कंपोनेंट होगा वो देर से ट्रैवल करेगा। फिर इसके अलावा एक टर्म यहाँ पर आती है अफिनिटी की। अफिनिटी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, कोई बताएगा? इट इज इक्वल टू अट्रैक्शन। अफिनिटी अट्रैक्शन, कि किसी कंपोनेंट की अपने स्टेशनरी फेज के साथ कितनी अफिनिटी है, कितनी अट्रैक्शन है। तो जो लो अफिनिटी वाले होंगे कंपोनेंट होंगे वो जल्दी ट्रैवल कर लेंगे, जो हाई अफिनिटी वाले कंपोनेंट होंगे वो लेट ट्रैवल करेंगे। अब देखिए ब्लू लाइट जो है या ब्लू कलर जो है वो लेट ट्रैवल कर रहा है, इट मीन उसकी अफिनिटी कम है। और रेड कलर की अफिनिटी सबसे, सॉरी, उसकी सबसे ज़्यादा अफिनिटी ज़्यादा है ब्लू की, और रेड की अफिनिटी कम है तो वो सबसे ज़्यादा जल्दी गुजर जाएगा। तो अफिनिटी का अट्रैक्शन का भी फैक्टर अप्लाई होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? एनालाइट इज लोडेड ओवर द सिलिका बेड एंड अलाउड टू adhere टू द सिलिका। एडहेरेंस मीन अफिनिटी यानी कि जज़ब होना शुरू कर देगा, चिपक जाता है उसके साथ। Here silica acts as a stationary phase. Solvent, that is the mobile phase, is then made to flow through the silica bed. ऊपर से फिर solvent introduce किया जाता है। The different component of the analyte exhibit varying degree of adhesion to the silica. जो component होते हैं वो different adhesion property show करते हैं, different attraction show करते हैं, different affinity show करते हैं silica के साथ, and as a result they travel with different speeds through the stationary phase as the solvent flow through it, indicated by the separation of the different bands. The components that adhere more strongly
या stick more strongly या attract more strongly to the stationary phase travel more slowly compared to those with a weaker adhesion. इसको affinity मैंने वर्ड यूज किया है. Differential affinities या strength of adhesion of the various components of the analyte towards the stationary and mobile phase result in differential separation of the component. Affinity in turn is dictated by two properties of the molecule, adsorption and solubility. We can define adsorption as the property of how well a component of the mixture stick to the stationary phase. अच्छा उसी बात को ना वो एलेबोरेट कर रहा है. देखो ना अफिनिटी अट्रैक्शन या स्टिकनेस को हमको सेम वर्ड यूज किया. तो वो कहता है आपके पास जो अफिनिटी है वो सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन दो टर्म में डिवाइड होती है. तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं कि कितना मटेरियल कितना स्टिक हुआ है, फिजिकली स्टिक हुआ है स्टेशनरी फेज से. वेल सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाउ वेल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर डिसॉल्व इन द मोबाइल फेज. दूसरा आपके पास मोबाइल फेज उसको कितना इजीली आगे लेके जा रहा है. Higher the absorption to the stationary phase, the slower the molecule will move through the column. Higher the solubility of the mobile phase, the faster the molecule will move through the column. इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपको कहा है कि जब हम लोग क्लास में आएंगे तो मुझे एक लेक्चर चाहिए जिसमें आपको क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों को फिजिकली समझा सकूं. ठीक है, तो सीआर प्लीज नोट कर लें इसको. तो जहाँ हम लोगों ने लैब में जाके विजिट करना है वहाँ पर हम लोग जस्ट एक लेक्चर रखेंगे क्रोमेटोग्राफी के लिए. Yes, sir. Adsorption and solubility of molecule can be manipulated of choosing the appropriate stationary phase or mobile phase. तो मैं अगर कहना चाहूँ इसको सम अप करना चाहूँ अपनी बात को तो वैसे है कि मेरे पास क्रोमेटोग्राफी, आपके पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है. ये क्या है, एलसी हम लोग रीड कर रहे हैं यहाँ पर. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है. यहाँ पर हम लोग एक लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मोबाइल फेज और वो आगे के ट्रेवल करवा रहा है एनालाइट को ताकि वो डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट बैंड में आके डिवाइड हो जाए. आवाज बता रहा था जेन से निकल के फॉरन जाने की वजह से. हाँ, ट्रेवल टाइम की बात करने से मुझे कि लेट्स सपोज एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास 5 मिनट में नीचे आके ड्रॉप होता है, कलेक्ट हो सकता है. हमारे पास 5 मिनट लिए हैं रेड बैंड ने आने के, 6 मिनट्स लिए हैं ग्रीन बैंड ने रिसीव होने में, और 1 मिनट लिए आपके पास ब्लू बैंड ने रिसीव होने में. तो डिफरेंट ट्रेवल टाइम जो था वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट किस कॉम्पोजिशन का प्रेजेंट है इसके अंदर. ये कह लें कि कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है. फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जहाँ से हम लोग उनका ट्रैवल टाइम या ट्रैवल डिस्टेंस या उनकी कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं और उस लाइब्रेरी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा इक्विपमेंट कितना प्रेजेंट है. जो हम लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट हमारे आपके टीचर ने किए थे, हारिस साहब हैं, उन्होंने डीजल ऑयल प्रोड्यूस किया था, बायोडीजल ऑयल प्रोड्यूस किया था लैब के अंदर, और फिर उसके एक्सपेरिमेंट किए थे HPLC में. अब मैं एलसी नहीं कर रहा, मैं इसको वर्ड यूज कर रहा हूँ HP, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो जो लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक्चुअली जो सॉल्वेंट मोबाइल फेज है आपके पास वो इजीली ट्रेवल नहीं करता. अगर मैं इसको नॉर्मली छोड़ दूंगा तो मे बी आवर्स लगे, डेज लगे, वीक्स लगे इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट होने में. तो व्हाट वी डू कि हम हाई प्रेशर के साथ लिक्विड को इंट्रोड्यूस कराते हैं मोबाइल फेज को, जो इन लिक्विड के सेपरेशन में क्विकली अपना पार्ट प्रोवाइड करता है. तो फिर हमें पता चल जाता है कि किसका ट्रैवल टाइम कितना है. तो हम लोग बता सकते हैं ट्रैवल टाइम के लिहाज से कि कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है. ठीक है, तो HPLC भी पड़ा हुआ है एंड GC जो हम वर्ड यूज करते हैं, GC भी हमारे पास लैब में मौजूद है. आपको दोनों कंपोनेंट दिखा दूंगा, कॉलम भी दिखाऊंगा. कॉलम कैसे होते हैं, मेटल के बने हुए कॉलम होते हैं या कई मरतबा ग्लास के कॉलम होता है. HPLC के केस में ग्लास कॉलम होता है एंड GC के केस में हमारे पास मेटल के कॉलम्स होते हैं. तो वो हम लोग देख लेंगे किस तरह से लिक्विड ट्रैवल करता है, हमारे पास रिसीव होता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोजिशन एनालाइजर. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में इसका एक क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा जो क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा लिंक करता होगा. मे बी मैं एक आधा कोई और क्वेश्चन भी ऐड कर दूं, बट इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन होगी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिहाज से या एक एडवांस कंपोनेंट है. तो व्हाट आई वांट कि आप इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें और बाकियों के ऊपर कुछ शॉर्ट से क्वेश्चन होंगे, एक एक दो नंबर के, ताकि आप लोग उनको भी मिस ना करें. ठीक है, अकॉर्डिंग टू